नमस्कार। चलिए आज कथा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाए। कल हमने देखा था कि एकनाथ जी इसलिए निकल पड़े थे कि पहले मैं उस समस्या का सब व्यवस्थित अभ्यास कर लूँ, और उस दृष्टि से पहले वो जाकर और रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी से मिले, और वहाँ से वो 27 जुलाई को कन्याकुमारी आए और शिला के दर्शन किए। पूरी परिस्थिति को समझने की कोशिश की, समस्याएं क्या है, पत्र व्यवहार क्या हुआ है, और यह सब देखने के पश्चात कहीं एक बात उनकी समझ में आई। दो बातें थी कि एक तो यह जो पूरा कार्य है, यह कार्य मैं कुछ दिनों में कर नहीं सकता हूँ, थोड़ा समय लग सकता है। दूसरी बात, यदि इस कार्य को मैं पूरी तरह से अपने ऊपर ना ले लूँ तो भी मैं नहीं कर सकता। मतलब मैं संघ का भी काम करूँ और साथ में ये करूँ तो यह नहीं हो पाएगा। मतलब दो नावों पर पैर नहीं रख सकता। कहीं एक जगह मुझे अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा। तो इस संदर्भ में उन्होंने गोलवलकर जी से पत्र व्यवहार किया, बात की कि ऐसा ऐसा है, क्या किया जाए। गोलवलकर गुरुजी लोग 2-1 साल लगेंगे। चलिए ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि आप पहले पूरा वो काम कर लीजिए और फिर आकर संघ का काम शुरू कर दीजिए। बात तय हो गई। तो अब तो हमको पूरा यही काम करना है, निश्चित है। अब दूसरी बात यह थी कि मैं यदि किसी से जाके मिलता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, मैं कौन हूँ। राष्ट्रीय समिति निर्मित हो चुकी है, इसके लिए उसका गठन हो चुका है, पर मेरी पहचान क्या है। मैं संघ का करके जा नहीं सकूँगा, ये काम उसका नहीं है। जिस समिति ने ये काम लिया है उसमें मैं तो कोई हो ही नहीं। तो इस संदर्भ में उन्होंने समिति के सदस्यों से चर्चा की, जो उस समय अध्यक्ष थे, सचिव थे, और सबको ये लगा भी कि नहीं, इनका समिति में प्रादुर्भाव होना चाहिए, इनको समिति में कोई पद देना जरूरी है। तो ऐसा सोचा गया कि क्यों ना इनको अपन ऐसा कहें कि ठीक है, आप सचिव हो जाइए। एकनाथ जी का फिर से एक स्वभाव का विशेषता देखिए, बोले मैं किसी का पद नहीं लूँगा, किसी को हटा के मुझे नहीं आना है। क्या हो सकता है आप सोचिए। तो जो कि नियम बन गए थे गठन होने के समय, जो विधिवत बातें हुई थी, उसमें घटना में परिवर्तन अब जरूरी हो गया। तो राजगोपालाचारी करके उनके जो विधि तज्ञ थे, उन्होंने घटना में परिवर्तन करते हुए और एक संघटक सचिव का पद तैयार किया, और संघटक सचिव के पद पर 11 अगस्त को इनको उस पद पर रख कर और समिति में लिया गया। जैसे ही यह काम पूरा हुआ, अब पहला काम इनका था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दो चीज़ें उनके सामने थी कि कलकत्ता पहुंचकर एक मत क्यों बनाना, क्योंकि दो लोग विरोध में थे। भक्तवत्सलम विरोध में थे, हमने देख ही लिया, पर भक्तवत्सलम विरोध में होने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम जो थी वो हुमायूं कबीर की थी। हुमायूं कबीर यह तब केंद्र शासन में और सांस्कृतिक विभाग के मंत्री थे। तो केंद्र में सांस्कृतिक विभाग का मंत्री जब ये कहता है कि यदि शिला पर कोई स्मारक खड़ा होता है तो प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, उस वाक्य का उपयोग करते हुए भक्तवत्सलम ने कहा कि अब ये काम नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर स्मारक खड़ा नहीं कर रहा है, पर्यावरण को खतरा है, आदि आदि। तो क्या करना चाहिए। अब मैं सीधे जाके हुमायूं कबीर से मिलूं तो अभी तो कुछ पहचान नहीं, जानना नहीं, और फिर मेरे को भी यही उत्तर दे दिया तो फिर तो रास्ता ही रुक जाएगा। क्या करना चाहिए। तो यह क्योंकि कलकत्ता यह हुमायूं कबीर का मतदार संघ था जहाँ से वो खड़े होते थे। तो एकनाथ जी कलकत्ता पहुँचे। तब कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की अंतर्राष्ट्रीय समिति, और जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन्म शताब्दी का बहुत भव्य रूप से और होना तय हुआ था, उस समिति से बात की। और वहाँ उस समिति में से एक सदस्य एकनाथ जी को जितने पत्रकार थे वरिष्ठ, जो अच्छी पत्रिकाएं थी, उन सब पत्रकारों से उन्होंने मिलवाया, जैसे आनंद बाजार है, स्टंटमैन है, युगांतर है, ऐसे सब जो रोज़ दैनिक अखबार निकलने वाले होते थे वहाँ के कलकत्ता के, उनके पत्रकारों से मिलवाया। एकनाथ जी सबसे व्यक्तिगत रूप से मिले, एक से 2-3 बार मिले, बातें की, बताया कि शिला स्मारक के ऐसा सब विचार है, यह करने का इच्छा है, क्यों चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, आदि चर्चा सहज रूप से। सबको बहुत अच्छा भी लगा, बोले होना चाहिए। तो क्या दिक्कत है।
अब सब वातावरण बनने के बाद एक दिन उन पत्रकारों से बात करके और एकनाथ जी ने एक भव्य पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता में आपने सब बातें बताई शिला स्मारक की, तो ये सभी को अच्छा ही लगा कि हाँ होना चाहिए, तो फिर क्या बात है, हम क्या कर सकते। बोले नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, पर चूँकि हुमायूं कबीर ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य ठीक नहीं रहे, अच्छा नहीं रहेगा, धोखा है पर्यावरण को, आदि आदि बातें अपने ढंग से बताने के बाद दूसरे दिन आनंद बाज़ार में 2 दिन तक इस पर लेख आना शुरू हो गए कि अच्छा कलकत्ता के लोगों का विवेकानंद स्वामी के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर, विवेकानंद शिला स्मारक पर स्मारक बनना चाहिए, शिला पर ये भी होना। तो आनंद बाज़ार में जब ये बातें आ गई तो एक जनमानस तैयार होने लगा कि क्यों विरोध हो रहा है। ये बात हुमायूं कबीर को पता चली, तो हुमायूं कबीर जी ने इनको दिल्ली बुलाया। यह चाहते ही थे। अभी दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुंचने के बाद हुमायूं कबीर ने कहा कि भाई मैंने ऐसा विरोध तो कभी किया ही नहीं कि स्मारक बनना नहीं चाहिए, मैंने अपना मत दिया था, मैंने ऐसे बहुत सी बातों में अपना मत दिया है, और भी स्मारक बने उस पर भी मैंने मत दिया, पर वो बने, पर रंग रंगोटी करना, रिपेयरी करना, उसमें प्रकृति और पर्यावरण को दिक्कत तो होती, खतरा तो है, पर बोले मैंने विरोध नहीं किया है। तो यह शब्द न्यूज़पेपर में आ गए कि हुमायूं कबीर का कोई विरोध नहीं है, सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। यह बात होने के कारण अब भक्तवत्सलम जी को समझ में आया कि हुमायूं कबीर का तो विरोध है ही नहीं, बात हो रही है, अब मुझे क्या करना है। और इस बीच भक्तवत्सलम जी दिल्ली में थे, पर एकनाथ जी भक्तवत्सलम जी को नहीं मिले। लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला था, एकनाथ जी लाल बहादुर शास्त्री जी को मिले, बोले ऐसा ऐसा सब चल रहा है और मुझे उस समिति में रखा है। तो तब रीशफलिंग हो रहा था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के पास कोई भी विभाग नहीं था। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जवाब देखिए, देखो व्यक्ति कैसा होता है, उसके व्यक्तिमत्व के अनुसार कैसे सोचता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि बहुत अच्छा विचार है, ये होना भी चाहिए, पर देखिए मैं तो शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सोच समझ के और धीरज से काम करता हूँ, मैं जल्दबाजी में कोई काम नहीं करता। तो आप जिस जल्दबाजी में हैं और जितने तत्काल ये सब निर्णय चाह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो एकनाथ जी बोले आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो जनमानस तैयार करो। जनमानस तैयार कैसे करना, तो चर्चाएं हुई और ये तय हो गया कि हाँ अपने को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सभी राज्य के लोग इस बारे में जागरूक हो जाए। और चूँकि लोकसभा का सत्र है ही, सब सांसद आने ही वाले हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री जी बोले कि भाई कुछ लोगों के निवेदन कर एक लिखो, उस पर सबके हस्ताक्षर ले लो, वरिष्ठ लोगों के, और पंडित नेहरू जी के सामने रख दो। यदि उनके उस पर हाँ होती तो राज्य शासन मना नहीं करेगा, तो ये बात तो बहुत अच्छी है। अब आप देखिए कि 23 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच, ये अगस्त सितंबर जा रहा था, चर्चाएं हो रही थी, बीच में बहुत लोगों से मिले भी थे और उसमें कोई दिक्कतें भी नहीं थी। और अब ये तय था कि अपने को यह निवेदन ले जाना है, 3 दिन का समय और सांसदों के हस्ताक्षर का एक निवेदन जाना चाहिए। एकनाथ जी की स्ट्रैटेजीज देखिए, वह लोकसभा सांसद के वहाँ कक्ष में बाहर जाके बैठते, आने जाने वालों से मिलते, बहुत से सांसद भी मिलते, कुछ परिचित भी थे कुछ क्षेत्र में, क्योंकि ये जाते रहे थे, प्रचारक थे, तो सबसे बातें होती, कैसे आना हुआ, तो स्वाभाविक है सब शिला स्मारक की चर्चा होती और सब कोई कहता हाँ होना चाहिए, हस्ताक्षर की कोई बात नहीं, निवेदन की कोई बात नहीं, पर हाँ होना चाहिए, शिला स्मारक का कुछ चल रहा है, ये सबके कान पर चला गया। उसके बाद इन्होंने शुरू किया कि अब अपने को ये काम शुरू करना है, सभी सांसद यहाँ मिलेंगे ही। लाल बहादुर शास्त्री जी को भी पता नहीं था कि किसको हमने क्या काम कहा है और कैसे हो सकता है। एकनाथ जी ने स्ट्रेटेजिकली शुरुआत कहाँ से की, तो निवेदन तैयार किया, और निवेदन तैयार करने के बाद कांग्रेस संसदीय समिति के सचिव जो उस वक्त थे रघुनाथ जी, नाम ना भी याद रहे आपको कोई दिक्कत नहीं, पर स्ट्रैटेजी देखिए कि बनारस सांसद के वो थे, सांसद बनारस क्षेत्र के, और वह जो कांग्रेस संसदीय समिति के सचिव होने के कारण जब उनसे मिले और उनको सब बताया, तो उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, क्या चाहते हो, तो बोले आप हस्ताक्षर कर दीजिए निवेदन पे, हमें निवेदन प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाह रहे हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं हो। तो उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, पहले से बात हो चुकी थी। हस्ताक्षर करते ही 1 घंटे के अंदर 90 कांग्रेस के जो सांसद थे सबके हस्ताक्षर इनके पास सबको मिले और सबसे हस्ताक्षर करवा लिए। एक बात हो गई। फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी के राम मनोहर लोहिया जी को मिला।
शुरू किया। उनको जब मिले तो उन्होंने बहुत सी चर्चाएं की कि ये सरकार कुछ नहीं कर सकती, तुम बिल्कुल आशा मत रखो, ये होगा नहीं, हम तो इस सरकार को हटाने। इन्होंने सुन लिया, बोले वो तो सब आपका काम है, आपको करना है, पर शिला पर स्मारक बनना चाहिए कि नहीं? बोले हाँ बनना चाहिए। तो बोले फिर आप क्या सोचते हो? देख लो, बोले प्रयास करके, पर बनेगा नहीं, ये सरकार नहीं बनाने देगी। बोले चलिए ठीक है, प्रयास में आप शामिल हो जाइए, एक हस्ताक्षर। उन्होंने हस्ताक्षर करते ही समाजवादी पार्टी के सब सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। वहाँ होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की श्रीमती रेणु चक्रवर्ती जी के पास वो पहुँचे। मज़ा ये हो गई थी कि रेणु चक्रवर्ती से जब शुरू में इन्होंने बात की थी तो रेणु चक्रवर्ती जी ने इन्हें कहा था, सजेशन दिया था हाँ, कि ऐसा करो, कुछ लोगों के साथ सिग्नेचर लो, हस्ताक्षर एक निवेदन पे, और उससे शुरू करो लोगों का जनमानस बनाए के देखने के लिए। यही पकड़ के धागा यह कहते हैं कि रेणु जी ऐसी ऐसी बात है, आपने ही कहा था, मुझे आपका विचार बहुत अच्छा लगा, तो आप इस पर हस्ताक्षर कीजिए। तो बोले इस पर क्या लिखा है, मुझे दिखाइए। तो बोले देखिए, अब लिख तो लिया और हस्ताक्षर भी प्राप्त कर ही लिए, आप देख लीजिए, पर इसमें अब बदल कुछ होगा नहीं। तो उसमें एक आध्यात्मिक शब्द था। तो बोले ये सब नहीं होना चाहिए, मेरे कोई लोग इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो बोले ठीक है ना करें, आप तो कर दीजिए, अब इसमें आपत्ति मत लीजिए, आपका ही विचार था। उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। बोले मैं देखती हूँ कितने लोग करते हैं हस्ताक्षर, और बंगाल के समस्त सांसदों ने उनकी पार्टी के हस्ताक्षर कर दिए, वह भी हो गया। उसके बाद यह डीएम के द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के जो थे अण्णादुराई जी, उनसे मिले, वहाँ करुणानिधि भी मिल गए, और तो और उन्होंने अपने ही एक सदस्य को, उन सहयोगी चेरियन जी को उपाध्यक्ष, मतलब राज्य स्तर का, तमिलनाडु में इन्होंने कहा तमिलनाडु में हमारा एक ऐसे समिति बनेगी, आप आ जाओ। तो बोले मैं तो नहीं आ सकता, तो चेरियन जी को उपाध्यक्ष बना लिया, मतलब अब ये हमेशा के लिए उनके हो गए। और इससे डीएम के पार्टी के सब सदस्यों के भी हस्ताक्षर हो गए, और फिर रिपब्लिक पार्टी के लोगों के भी हस्ताक्षर ले लिए, सब कुछ हो गया। और 26 दिसंबर को पूरा तैयार होके और यहाँ तक पहुँचा कि लाल बहादुर शास्त्री जी को दो प्रत में, और शुरू से 2 प्रत में, सबके हस्ताक्षर 2-2 प्रतों में थे, कोई फोटो कॉपी कार्बन कॉपी नहीं, डायरेक्ट हस्ताक्षर 2 प्रतियों में, कि एक तो नेहरू जी तक पहुँचानी और एक अपने पास शास्त्री जी को दिखानी। अब नेहरू जी के पास कौन ले जाएगा? तो लोग, महाराष्ट्र के सांसद थे आणेकर के, और आणे जी सबसे वयोवृद्ध सांसद थे और सबसे सुलझे हुए और सबसे आदर प्राप्त ऐसे, उनके हाथ नेहरू जी तक के पहुंचाने का तय कर लिया। और शास्त्री जी को ले जाकर दिखाया कि एक तो हम नेहरू जी के पास पहुंच रहा है, और ये आप देख लीजिए। शास्त्री जी बोले तुमने क्या किया, ये कितने लोगों के हस्ताक्षर है? बोले 323, जितने आपके सांसद हैं यहाँ 323 सांसदों के हस्ताक्षर है। तो शास्त्री जी बोले 3 दिन में तो ये हो नहीं सकता था। बोले आप देख लीजिए। शास्त्री जी ने सब हस्ताक्षर देखे, बोले सही उन्हीं लोगों ने किए हैं, मतलब उनको दिमाग में ये कि और कुछ तो नहीं हुआ। तो बोले आप चेक कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप सबके हस्ताक्षर जानते भी हैं। सबने हस्ताक्षर किए थे। शास्त्री जी बहुत खुश हुए, बोले ये काम तुम ही कर सकते थे, और इतना अच्छा काम करने के बाद अब नहीं होने की कोई बात नहीं है। और आणे साहब ने नेहरू जी से बात करके नेहरू जी से यह प्राप्त कर लिया उत्तर कि मैं जब जाने वाला हूँ मद्रास उद्घाटन के लिए, विवेकानंद स्वामी की कुछ एक स्टैचू का उद्घाटन था, और तब मैं राज्य सरकार से इसकी बात ज़रूर करूँगा और ये काम आगे बढ़ेगा। और ये चीज़ पत्रकारों को पता चली, न्यूज़ में आने लग गई, और अब भक्तवत्सलम के पास हाँ करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पर फिर भी भक्तवत्सलम ने कुछ तो अड़ंगा लगाया है, कुछ तो बात की है। चलिए कल देखते हैं अब भक्तवत्सलम की ओर एकनाथ जी की कैसे क्या मत परिवर्तन की बातें हुई, और कैसे एकनाथ जी ने उनको शिला स्मारक के लिए तैयार कर लिया। धन्यवाद।